नमस्कार, अक्ष एडु पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बाल मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके यूपी टेट परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले हमने बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं जिन्हें आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, जो यूपी टेट के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए, ये उन्होंने पूछा है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, नीचे चारों को पढ़ लीजिए आप। तो इसमें जो चौथा ऑप्शन है वो सही होगा, बच्चे को परामर्श देना चाहिए। बाकी जो 3 ऑप्शन है वो सही नहीं है, ठीक है। चौथा ऑप्शन इसमें सही होगा। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं। अब देखिए, पाठ्य सहगामी क्रिया क्या होती है पहले आप समझ लीजिए। जो अन्य गतिविधि कराई जाती है पढ़ाई के साथ साथ, उन्हें कहते हैं पाठ्य सहगामी क्रियाएं। तो देखिए, वो कराई क्यों जाती हैं? वो छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए की जाती है, ठीक है। सर्वांगीण मतलब सभी प्रकार के विकास के लिए, जैसे खेलकूद होता है या कोई भी सामाजिक गतिविधि हो सकती है या कोई खेल गतिविधि हो सकती है, ठीक है। तो इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ें। निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? अब देखिए, 4 इसमें मनोवैज्ञानिकों के नाम दिए हुए हैं, तो इन्होंने पूछा है कि अधिगम सिद्धांत इनमें से किसने नहीं दिया है, ठीक है। बाकी 3 ने दिया है, 1 ने नहीं दिया है। तो देखिए, पहला जो ऑप्शन है इसमें थॉर्नडाइक, तो उन्होंने अधिगम का सिद्धांत दिया है। कौन सा? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ठीक है। इसके बारे में आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं बहुत बार, ठीक है। अगर मैं अब बताने लग जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दूसरा है स्किनर, इन्होंने भी अधिगम का सिद्धांत दिया हुआ है। कौन सा? क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत। कौन सा? क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत। किसने दिया है? स्किनर ने। तीसरा है कोहलर, तो कोहलर ने दिया है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत या गेस्टोल्ट का सिद्धांत, ठीक है। तो ये क्या है? अधिगम के सिद्धांत है सभी। तो ये तीनों तो है नहीं, लेकिन चौथा वाला जो है B.S. ब्लूम, इन्होंने अधिगम का सिद्धांत नहीं दिया है। इन्होंने सीखने के सिद्धांतों के बजाय सीखने के उद्देश्यों के वर्गीकरण के लिए ब्लूम टैक्सोनॉमी प्रस्तुत की है, ठीक है। तो इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। चौथा वाला ऑप्शन सही होगा, इन्होंने सीखने के सिद्धांत नहीं दिए हैं। आगे बढ़ें। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। अब देखिए, 4 ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। आपको पढ़ने में ऐसा लगेगा कि 4 ऑप्शन ही सही हैं, ठीक है, लेकिन इसमें जो पहला वाला ऑप्शन है वो सही है। किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना शिक्षा में अवरोधन कहलाता है। पहला वाला ऑप्शन यहां पर सही होगा। आगे बढ़े। निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? तो देखिए, प्रदर्शन कौशल, प्रस्तावना कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, समापन कौशल। तो इसमें पूर्व ज्ञान का जो परीक्षण होता है वो प्रस्तावना कौशल में होता है। दूसरा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। आगे बढ़े। वैसे किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? तो देखिए, 4 ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। इसमें जो क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत है, यानी पहला वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा। इसको पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। अब देखिए, ये पुनर्बलन का सिद्धांत या क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत ये होता क्या है, ये आप समझ लीजिए। तो देखिए, इस सिद्धांत को दिया था B.F. स्किनर ने। किसने दिया था? B.F. स्किनर ने। किस पर प्रयोग किया था उन्होंने? चूहे पर प्रयोग किया था। किस पर? चूहे पर। देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार जो कोई व्यवहार हम करते हैं वो किस पर आधारित होता है? आपका पुरस्कार और दंड से प्रभावित होता है। पुरस्कार और दंड से प्रभावित होता है। अगर पुरस्कार मिलेगा तो उस कार्य को हम बार बार करेंगे, हमें पुनर्बलन मिलेगा उस काम करने के लिए। क्या मिलेगा? पुनर्बलन। उस काम को हम बार बार करना चाहेंगे। यदि दंड मिलेगा तो उस काम को हम आगे करने से बचेंगे। उसमें हमें नकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा, ठीक है। उस काम को हम नहीं करेंगे, न करना नहीं चाहेंगे, हम या कोई भी प्राणी, ठीक है। यह है पुनर्बलन का सिद्धांत या क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत। किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। ये आपको मैं बता चुका हूं। पहला वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। आगे बढ़ें। निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के जो अंग हैं वो कौन कौन से, वो मैं आपको बता देता हूं। तो पहला होता है क्रियात्मक अवस्था, जो कि ऑप्शन में भी दी हुई है। उन्होंने नहीं पूछा है तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। लेकिन क्रियात्मक अवस्था को क्या होती है ये आप समझ लीजिए। यह वह अवस्था है जहां बच्चा शारीरिक क्रियाओं और वस्तुओं में हेरफेर के माध्यम से सीखता है, यानी वस्तुओं को देख के या शारीरिक क्रियाओं से बच्चा सीखता है, उसे कहते हैं क्रियात्मक अवस्था। तो ये पहली अवस्था होती है। उन्होंने पूछा नहीं तो ये तो होगा नहीं। दूसरा होता है प्रतिबिंबात्मक अवस्था। प्रतिबिंबात्मक अवस्था जो कि दूसरे ऑप्शन में दी हुई है। ये क्या होती है? मानसिक चित्रों और दृश्यों के रूप में बच्चा अपने दिमाग में स्थापित कर लेता है। वस्तुओं के चित्र अपने दिमाग में और दृश्य अपने दिमाग में स्थापित कर लेता है, ठीक है। इसे कहते हैं प्रतिबिंबात्मक अवस्था। और चौथा वाला जो ऑप्शन है संकेतात्मक अवस्था, ये भी क्या है? ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग है, ठीक है। संकेतात्मक अवस्था ये क्या होती है? यह वह अवस्था है जहां भाषा प्रतीक और संख्याओं का उपयोग करके बच्चा सीखता है। भाषा प्रतीक कौन से? जैसे आपकी वर्णमाला हो गई या अल्फाबेट हो गया अंग्रेजी, ये सभी क्या है? ये भाषा प्रतीक हैं, ठीक है। और संख्या के जो प्रतीक होते हैं 1 2 3 आप देख रहे होंगे, ये सभी क्या है? ये भाषा प्रतीक है, ठीक है।
तो इनके माध्यम से बच्चा सीखता है, वो अवस्था कहलाती है संकेतात्मक अवस्था। तो देखिए जो आंत प्रज्ञ अवस्था यानी तीसरा जो ऑप्शन है वो भ्रूण नर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का अंग नहीं है, ये वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। ये क्या है? आंत प्रज्ञ अवस्था जो है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों में से जुड़ी हुई अवधारणा है, ठीक है, तो ये नहीं होगा, तीसरा वाला ऑप्शन यहां पर सही होगा। आगे बढ़े। मॉरिसन ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया, वे हैं, अब देखिए मॉरिसन ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में जो 5 पद दिए हैं या 5 स्तर दिए हैं, 5 स्तर या 5 पद दिए हैं, वो ऐसे हैं, ठीक है। पहला है खोज। खोज में क्या होता है? छात्र नई इकाई के साथ जुड़ते हैं और पूर्व ज्ञान को सक्रिय करते हैं, ठीक है, ये होती है खोज। किसने दिए हैं? मॉरिसन ने दिए हैं, बौद्ध स्तर शिक्षण के प्रतिमान में 5 पद, ठीक है। तो दूसरा है प्रस्तुतिकरण। इसमें क्या करते हैं? शिक्षक विषय वस्तु को छात्रों के सामने प्रस्तुत करते हैं। तीसरा होता है आत्मीकरण। छात्र प्राप्त जानकारी को अपने आंतरिक ज्ञान से जोड़ते हैं और उसे समझते हैं। चौथा है संगठन। इसमें छात्र सीखी हुई जानकारी को एक सुसंगत रूप में व्यवस्थित करते हैं। पांचवा है वाचन या अभिव्यक्तिकरण। तो यह है छात्र अपने द्वारा व्यवस्थित और आत्मीकृत ज्ञान को व्यक्त करते हैं। ये मैंने आपको 5 पद बता दिए हैं, ये आपको क्रम में लगाने हैं, ठीक है। पहला खोज, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा आत्मीकरण, चौथा संगठन, पांचवा वाचन या अभिव्यक्तिकरण। अब देखिए इन्हें आप क्रम में लगा लीजिए और उस हिसाब से आप ऑप्शन देख लीजिए, सही कर लीजिए। तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएं इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? अब देखिए संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, वो हमें अब बताना है। देखिए संज्ञानात्मक क्षेत्र के मुख्य चरण जो होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से होते हैं। पहला है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। अब देख लीजिए इसमें कौन सा नहीं है, फिर से बता देता हूं। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो देखिए इसमें से जो है अनुमूल्यन ये नहीं है, बाकी जो है सब संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित हैं। तीसरा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? अब देखिए पहला है उन्नतोदर, दूसरा है मिश्रित वक्र, तीसरा है नतोदर वक्र और चौथा है लंबवत वक्र, ठीक है। अब देखिए ये ऊपर वाले 3 होते हैं, चौथा वाला नहीं होता है। लंबवत वक्र अधिगम का वक्र नहीं होता है, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। आगे बढ़े। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है गिलफोर्ड ने, ठीक है, गिलफोर्ड है, ये गिलफोर्ड लिखा हुआ, गिलफोर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट, समस्या समाधान का प्रथम चरण है। तो देखिए समस्या समाधान का प्रथम चरण होगा समस्या की पहचान, ठीक है। सबसे पहले समस्या को पहचानना, तभी हम आगे कुछ करेंगे समस्या समाधान के लिए। इसमें जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो सही होगा, समस्या की पहचान। नेक्स्ट, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब। अब देखिए इसमें आप चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए, मैं आपको सही उत्तर बताऊंगा, ठीक है। तो बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब, इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही है, बालकों का संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोचालक पक्षों का विकास हो, ठीक है। इसमें भावात्मक लिखी हुई है, भावनात्मक या भावात्मक एक ही बात होती है, ठीक है। तब बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा, इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? अब देखिए स्मृति स्तर और बोध स्तर शिक्षण, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले बोध स्तर या स्मृति स्तर के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। तो स्मृति स्तर क्या होता है? इसमें शिक्षक सीधे सीधे तथ्यों और जानकारी प्रस्तुत करता है जिसे छात्रों को याद करना होता है, ठीक है, ये होता है स्मृति स्तर। यानी जो अध्यापक है वो सीधी सीधी विषय वस्तु प्रस्तुत कर देगा और वो छात्रों को याद करनी है, इसे बोलते हैं स्मृति स्तर। दूसरा है बोध स्तर। बोध स्तर में प्रस्तुतिकरण का उद्देश्य छात्रों को विषय वस्तु की समझ और उसके अनुप्रयोग पर केंद्रित करना होता है ताकि वे जानकारी को आत्मसात करें, ठीक है। यानी कोई भी जानकारी है उसको समझना पहले और उसका कहीं व्यवहार में उपयोग कर लेना, ठीक है। दोनों में ही जो उभयनिष्ठ होगा वो होगा प्रस्तुतिकरण, यानी कि विषय वस्तु को छात्रों के सामने प्रस्तुत करना, उसे कहते हैं प्रस्तुतिकरण, ठीक है। तो प्रस्तुतिकरण ही इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। आगे चलें। अगला प्रश्न है मानव विकास का प्रारंभ होता है। अब देखिए मानव विकास का जो प्रारंभ होता है वो गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है, तीसरा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट, द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं। देखिए द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के जो लेखक हैं वो R.M. गैनी हैं, चौथा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। देखिए समय की थोड़ी व्यस्तता चल रही है, घर पे एक प्रोग्राम है, इस समय एक हमारी ट्रेनिंग चल रही है जिला स्तर पे, ठीक है, तो वहाँ जाना होता है,
तो समय कम मिल पा रहा है। तो पीडीएफ तैयार करने के लिए थोड़ा समय चाहिए, और जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं वेरीफाई करता हूँ आपका द्वारा से, ताकि आपको किसी क्वेश्चन का जो है गलत आंसर ना बता दें। ठीक है, तो उसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आज इस वीडियो में सिर्फ 16 ही प्रश्न होंगे। इसी समय मिलेगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।